जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी अनुवाद के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो है अनुवाद के साधन क्या हैं। कोश, संस्थाएं, वेबसाइट्स, कंप्यूटरीकृत कोश और मशीनी अनुवाद ये अनुवाद के प्रमुख साधन हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कोश का सबसे प्राचीन नाम क्या है। तो कोश का सबसे प्राचीन नाम है निघंटु। कोश के अन्य नाम क्या हैं। तो कोश के अन्य नाम में निघंटु, अभिधान, शब्द सागर, शब्द कल्पद्रुम आदि आते हैं। एक अच्छे कोश में क्या क्या होता है। एक अच्छे कोश में क्या क्या होना चाहिए। तो शब्द का पर्याय होना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, शब्द की व्युत्पत्ति होनी चाहिए और शब्द का उच्चारण भी होना चाहिए। किसके अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द एकत्र किए गए हों। यह कथन हिंदी शब्द सागर के अनुसार है। हिंदी शब्द सागर में यह बात कही गई है। किसके अनुसार कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। तो यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। प्रचलित अर्थों में कोश के कितने भेद हैं। प्रचलित अर्थों में कोश के 3 भेद हैं। कौन कौन से। व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश और भाषा कोश। शब्दकोश को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो शब्दकोश को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक कोश, साहित्यकार कोश, भाषा कोश और बोली कोश। भाषा कोश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भाषा कोश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक एकभाषी कोश और दूसरा बहुभाषी कोश। एक भाषी कोश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एक भाषी कोश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तुलनात्मक कोश, व्युत्पत्ति कोश, पर्याय कोश, विलोम कोश और उच्चारण कोश। भाषा कोश को कितने भागों में विभाजित किया है। 2 में। फिर एक भाषी कोश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 5 में। अब जो अन्य कोश हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वो भी 5 हैं। विश्वकोश, पारिभाषिक कोश, उद्धरण या सूक्ति कोश, मुहावरा या लोकोक्ति कोश और नाम कोश। हिंदी के प्रथम एक भाषिक कोश हिंदी भाषा का कोश के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे आदम और संपादन कब किया था। 1829 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर जो कि 11 खंडों में है उसके संपादक कौन हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास द्वारा संपादित शब्दकोश कौन सा है। तो भारतीय हिंदी कोश। ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास द्वारा संपादित शब्दकोश है और कब संपादित किया गया था। 1956 ईस्वी में। हिंदी फारसी शब्दकोश जिसका नाम है खालिक बारी, इसके रचयिता कौन हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। अमीर खुसरो ये खालिक बारी के रचयिता हैं और ये हिंदी फारसी शब्दकोश है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के रचयिता कौन है। फादर कामिल बुल्के। लोकोक्ति कोश जिसका नाम है मसलानामा, इसके रचयिता कौन हैं। इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। शब्दों और उसकी परिभाषाओं का संग्रह क्या कहलाता है। शब्दकोश कहलाता है। थिसारस का अन्य नाम क्या है। समानांतर कोश। थिसारस का अर्थ क्या होता है। तो गोदाम, खजाना या कोषागार, या थिसारस का अर्थ होता है। हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम को। विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश किसे माना जाता है। अग्नि पुराण को। भारत का सबसे प्राचीन ज्ञान कोश माना जाता है। महाभारत। हिंदी साहित्य कोश जो 2 भागों में है उसके प्रधान संपादक कौन थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अभिव्यक्ति के कितने प्रमुख साधन हैं। 3। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। C/फा का मतलब क्या है। इसका मतलब है आगे फाटक है, सीटी बजाइए। संकेत भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संकेत भाषा को हस्ताक्षरित भाषा के नाम से भी जाना जाता है।
संसार की सभी भाषाओं के शब्दकोश अधिकतर कैसे होते हैं? वर्णानुक्रम से होते हैं, वर्ण के क्रम के अनुसार लिखे जाते हैं। पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप में होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो डॉक्टर रघुवीर सिंह की यह परिभाषा है। पारिभाषिक शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तकनीकी शब्द। पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है? टेक्निकल। तकनीकी को टेक्निकल। टेक्निकल शब्द टेक्निक से बना है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से निर्मित है। तो किस भाषा शब्द से निर्मित है? ग्रीक भाषा के टेक्निका शब्द से निर्मित है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, पारिभाषिक और अर्धपारिभाषिक। एक अर्थ एक शब्द का सिद्धांत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक अर्थ एक शब्द का सिद्धांत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पारिभाषिक शब्द के लिए। पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, एकार्थता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कितने प्रकार पारिभाषिक शब्दावली निर्माण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाती है? तो ये 4 प्रकार की होती है, अंगीकरण, अनुकूलन, नवनिर्माण एवं अनुवाद। अंगीकरण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो अंगीकरण प्रक्रिया का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना। अनुकूलन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? विदेशी भाषा के शब्दों को भाषा की प्रकृति के अनुसार बदल लेना, जैसे रेलगाड़ी, बस अड्डा आदि। अनुकूलन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? ये आप समझ गए। अब नवनिर्माण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो विदेशी भाषा के शब्दों के कार्य के आधार पर नए शब्द बना लेना, जैसे पंजीयन, प्रपत्र, राज्यपाल, घोषणा पत्र आदि। नवनिर्माण पारिभाषिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और समास के द्वारा। कॉपीराइट का हिंदी पर्याय क्या है? कॉपीराइट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वत्वाधिकार या प्रतिलिप्याधिकार। एकेडमी का हिंदी पर्याय क्या है? अकादमी। बिल का हिंदी पर्याय क्या है? विपत्र या प्रपत्र। विपत्र, प्रपत्र कह देंगे तो फॉर्म हो जाएगा। डायरेक्टर का हिंदी पर्याय क्या है? निदेशक। वर्कशॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यशाला। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा। ज्यामितीय आकृतियों में किस लिपि के अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? भारतीय लिपियों के। एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी पर्याय क्या है? शासकीय या प्रशासनिक। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हिंदी पर्याय क्या है? सूचना एवं प्रसारण विभाग। पुनरीक्षण, पुनः धन ईक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है? फिर से देखना। पुनरीक्षण का प्रयोग क्यों होता है? अनुवाद में संशोधन के लिए। पुनरीक्षण का अंग्रेजी पर्याय क्या है? अंग्रेजी से क्या कहते हैं? रिव्यू कहते हैं। पुनरीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो पुनरीक्षण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्वपुनरीक्षण, पश्चगामी पुनरीक्षण, पुनरोगामी पुनरीक्षण एवं बहुस्तरीय पुनरीक्षण। पुनरीक्षक के लिए क्या क्या आवश्यक गुण है? तो पुनरीक्षण का कार्य करने वाला व्यक्ति सजग होना चाहिए, मतलब सजगता, सम्यक ज्ञान, सृजनात्मकता, विवेक और तटस्थता। एडिटर का हिंदी पर्याय क्या है? एडिटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संपादक कहा जाता है। पुनरीक्षण शब्द के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है? संवीक्षा, अंग्रेजी में से कहते हैं वेलिंग। अनुवाद में मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो अनुवाद की गुणवत्ता, उपलब्धियों और अनुपलब्धियों का विश्लेषण करना। इवैल्यूएशन का हिंदी पर्याय क्या है? इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रमुख पद्धतियाँ कितनी हैं? 2 हैं, पुनर्नुवाद एवं अनुक्रिया। पुनर्नुवाद मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? पुनर्नुवाद से क्या तात्पर्य, से क्या कहा जाता है? तो मूल पाठ के अनुवाद का स्रोत भाषा में दोबारा अनुवाद करना। अनुक्रिया मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है?
अनुक्रिया मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि अनुवाद पर पाठक की प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करना। अनुवाद के मूल्यांकन के लिए पाठक के अनुवाद की अनुक्रिया आवश्यक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो फॉस्टर, नाइडा और टेबर ये कहते हैं कि अनुवाद के मूल्यांकन के लिए अनुक्रिया का होना आवश्यक है। नाइडा और टेबर के अनुसार मूल्यांकन के कितने आधार हैं? 3 हैं, संप्रेषणीयता, पठनीयता और अनुक्रिया। अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छे अनुवाद में कितने गुणों का होना आवश्यक है? तो 4 गुणों का होना आवश्यक है, मूलनिष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्ध। क्रिटिसिज्म का हिंदी पर्याय क्या है? क्रिटिसिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? समीक्षा। अनुवाद समीक्षा से क्या तात्पर्य है? मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन करना। अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, साहित्यिक और साहित्येतर। साहित्य से इतर। समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म कहते हैं। समीक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिटिक कहते हैं। ए टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक कौन है? इनका नाम है पीटर न्यूमार्क। अनुवाद के बाद होने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? अनुवाद के बाद 3 प्रक्रियाएं हैं, पुनरीक्षण, फिर मूल्यांकन और अंततः समीक्षा। प्रयोजन सिद्ध अनिवार्य गुण किसका माना जाता है? मूल्यांकन का। कामायनी के लज्जा सर्ग को तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं? कामायनी के लज्जा सर्ग को तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं? अवरोधम। अनुवाद समीक्षा से क्या तात्पर्य है? अनुवाद के दायित्व और प्रभावों का विश्लेषण करना अनुवाद समीक्षा के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन और समीक्षा में क्या अंतर है? मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है और समीक्षा आत्मनिष्ठ होती है। अनुवाद को संपूर्णता की ओर ले जाने वाला चरण क्या कहलाता है? अनुवाद को संपूर्णता की ओर ले जाने वाला चरण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पुनरीक्षण, क्योंकि इसके द्वारा ही अनुवाद में होने वाली गलतियों को सुधारा जाता है या संशोधन की प्रक्रिया है। पुनरीक्षण के कितने व्यवहारिक सूत्र हैं? 10 हैं। कैसे कैसे पुनरीक्षण का कार्य किया जाए। अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? अनुदित पाठ की भाषा मानक होनी चाहिए, जो व्याकरण के नियमों से भली भांति बंधी हुई हो। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, जो कि द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? तो उन्होंने एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से किया। अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक का नाम है भोलानाथ तिवारी। संस्कृत का नाटक है मुद्रा राक्षस, इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया है? तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के सशक्त हस्ताक्षर। गीता भाष्य के रचनाकार कौन हैं? तो गीता भाष्य के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद वहाँ के लेखक वारान्यकोव ने किया है। अनुवाद विज्ञान की भूमिका। संस्कृत को मानवता का मेरुदंड किसने कहा है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। साहित्यिक पारिभाषिक शब्दकोश के संपादक कौन हैं? डॉक्टर तारकनाथ बाली। मानक हिंदी कोश एवं प्रमाणिक हिंदी कोश के संपादक कौन हैं? रामचंद्र वर्मा। इन्होंने मानक हिंदी कोश और प्रमाणिक शब्दकोश का संपादन किया है। एडहॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? तदर्थ। एजेंसी का हिंदी अर्थ क्या है? अभिकरण। फुटनोट का हिंदी पर्याय क्या है? पाद टिप्पणी। अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुवाद करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान हो, आपको विषय का सम्यक ज्ञान हो और आप सतत अध्ययनशील एवं अभ्यास करने वाले हों, ताकि नई नई चीज़ों से आप जुड़ाव रख सकें। सरकारी कार्यालयों या प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहिए, प्रशासनिक भाषा कहिए या कार्यालयी भाषा कहिए, तीनों एक ही बातें हैं। ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद होगा इस वर्ष में। ऑर्डर का हिंदी पर्याय क्या है? आदेश।
डायरेक्शन का हिंदी पर्याय क्या है? निर्देश। इंस्ट्रक्शन का हिंदी पर्याय क्या है? अनुदेश। ऑर्डिनेंस का हिंदी पर्याय क्या है? अध्यादेश। कमांड का हिंदी पर्याय क्या है? समादेश। डिमोशन का हिंदी पर्याय क्या है? पदावनति। और प्रमोशन का? पदोन्नति। रिमूवल का हिंदी पर्याय क्या है? निष्कासन। प्रशासनिक अनुवाद के लिए आवश्यक आधार क्या क्या हैं? तो सरल भाषा का प्रयोग, निर्वैयक्तिकता, रूढ़िबद्ध रूपों का यथा प्रयोग, सही पर्यायों का प्रयोग और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो पारिभाषिक शब्दों में एक अर्थ होना चाहिए, यथार्थता, अविधार्थता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और पूर्णता। भा डॉट प्रा डॉट से का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। एन डॉट ए का फुल फॉर्म क्या है? नॉट एप्लीसिएबल। ड्राफ्ट का हिंदी पर्याय क्या है? प्रारूप या मसौदा। रिकमेंडेशन का हिंदी पर्याय क्या है? संस्तुति या सिफारिश। रिकमेंडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्तुति या सिफारिश। प्रशासनिक अनुवाद की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सूचना का संप्रेषण और अभिव्यक्ति का संप्रेषण। इस प्रकार प्रशासनिक अनुवाद की प्रमुख समस्याएं दो हैं। ऑफिशियल लेटर का हिंदी पर्याय क्या है? सरकारी पत्र या प्रशासनिक पत्र। तो इस प्रकार हमने लगभग 110 प्रश्नों को आज समझने का प्रयास किया जो हिंदी अनुवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे की कड़ी में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे।